हेलो जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटी बुक हम स्टार्ट किए हैं और उसी में चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है। पिछले के 4 क्लास हम कर चुके हैं। तो अगर अभी अब तक आपने पीछे का क्लास नहीं किया है तो जा कर के चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप आराम से वहाँ से पीछे का क्लास कर लेंगे, ठीक है। हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो आप 12th का एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको समग्रता मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ध्यान देंगे आज चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2 में आज ध्यान देंगे, ठीक है। अध्याय 2 में भी हम एक चैप्टर हो गया है, एक क्लास हो चुका है इसमें भी, और उस एक क्लास में हम देखे हैं भारत में चुनाव, ठीक है। प्रथम चुनाव हम देखे हैं, चुनाव आयोग की स्थापना देखे थे, उसमें किस प्रकार की समस्याएं आ रही थी चुनाव कराने में, है ना। उसको किस प्रकार से समाधान किया गया तत्कालीन सरकार द्वारा या फिर चुनाव आयोग द्वारा। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयोग का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से चुनाव हो गया, चुनाव के बाद था हमारा लोकतंत्र की स्थापना की अगला नेक्स्ट स्टेप में, है ना। तो लोकतंत्र की स्थापना में यहाँ होता क्या है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई जाती है, बहुत दल रहती है लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में। कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी, समाजवादी पार्टी रहेगी, फिर कांग्रेस पार्टी रहेगी और भी बहुत सारी पार्टी रहती है। लेकिन कांग्रेस जो है वो प्रभुत्व में चलता है ना। कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो वो ही कांग्रेस पार्टी थी जो आज़ादी के बाद जो है एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में आती है, और वो पार्टी जो है संपूर्ण भारत में मेजोरिटी में यानी कि बहुमत के रूप में शासन करती है शुरुआत के 15 वर्ष में, ठीक है। तो बहुमत के रूप में शासन करती है तो उस समय शासन में किस प्रकार उसे प्रभावित करेगा, उसमें समस्याएं किस प्रकार की आएगी और समस्याओं को किस प्रकार से समाधान किया जाएगा इस पार्टी द्वारा। विपक्षी का नेतृत्व कैसे करेगी पार्टी, है ना। और विपक्षी पार्टी के साथ किस प्रकार के व्यवहार करती है, भारत की जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, और इस दौरान लोकतंत्र की स्थिति क्या रहती है, ठीक है। तो ये सभी पर डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं सेकेंड क्लास में, जिसमें पहला क्लास में हम देखें चुनाव के बारे में, और आज हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व, ठीक है। तो आज़ादी के 15 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है ना, फुल मेजोरिटी में रहती है। केंद्र सरकार में भी रहेगी यानी कि मुख्य नेतृत्व में भी, और राज्य में भी लगभग राज्य में इसका 15 साल तक प्रभुत्व रहता है। कुछ कुछ राज्य में कहीं टूटता है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर बिना कांग्रेस के कहीं अपनी स्वतंत्र पार्टी कोई अदर पार्टी नहीं बना पाती, ठीक है। तो शुरुआत के 15 वर्ष में तो कांग्रेस एक तरफा शासन करती है ना। अब उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कांग्रेस किस प्रकार से शासन करेगी, तो ये प्रभुत्व का कारण क्या था, क्यों आखिरकार लोग जो है कांग्रेस पार्टी जो है क्यों सत्ता में आ गई, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण बहुत सारा हो सकता है ना। स्थापना हुई थी 1885 में। स्थापना जब हुई थी ना तो कांग्रेस में लीड क्लास के लोग ज़्यादा थे, पढ़े लिखे लोग थे, जमींदार वर्ग के लोग थे, अमीर लोग थे, ठीक है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ ये पार्टी जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करती है, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेगी, और विभिन्न प्रकार और विभिन्न रूप से लोगों की मांग को ब्रिटिश के सामने रखेगी, ब्रिटिश से अधिकार की मांग करेगी, है ना। और बड़े बड़े आंदोलन का भी नेतृत्व करेगी, चाहे वो असहयोग हो जाए, सविनय अवज्ञा हो जाए, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाए, ये भी, या फिर और भी राजनीतिक सुधार का भी मांग करती है, चाहे बजट पे चर्चा करने की बात हो, चाहे राजनीतिक स्वायत्तता की बात हो, या फिर अधिकार की बात हो। तो ये सभी मांग करती कौन, कांग्रेस पार्टी। तो एक तरीके से इसकी छवि जो है एक नेतृत्व के रूप में, आज़ादी के नेतृत्व के रूप में हो चुकी थी। क्योंकि आज़ादी के बाद यह पार्टी चुनाव लड़ी थी, और इसमें जितना भी पार्टी के जो व्यक्ति थे वो सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं से आज़ादी के नेता के रूप में कार्य किए हुए थे, है ना। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किए हुए थे, और वही व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए थे, उनकी छवि काफ़ी पॉजिटिव थी। तो इस पर्सपेक्टिव से इनको जो है चुनाव में विजय मिलता है अन्य प्रतिद्वंदी के रिस्पेक्ट में। पिछला चुनाव में हम देखे थे चुनाव वाले चैप्टर में कि 4 प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं प्रत्येक सीट पर। उसमें से स्वतंत्रता सेनानी जो कांग्रेस में रहते हैं उनको सफलता हासिल मिलती है ना।
स्वाधीनता की विरासत थी, हम बताए थे कि स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। वो चाहे गरम दल नरम दल को लेकर के हो, या फिर किसानों की अधिकार की मांग की हो, मजदूरों की अधिकार की मांग की हो, राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की बात हो, कहीं पर भी, है ना। तो स्वाधीनता की लड़ाई में कांग्रेस सबसे आगे रहती है। यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी जो है, इसको वोटिंग अच्छा मिल जाता है इलेक्शन में, ठीक है, प्रथम चुनाव में। उसके बाद संपूर्ण भारत में इसका संगठन था, है ना। क्षेत्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था। एक तो भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर था, और एक क्षेत्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था, है ना। तो और यह एक सुसंगठित पार्टी थी। सुसंगठित मतलब इसकी एक निश्चित नीतियां होती थी, किस प्रकार से काम करना है आने वाले समय में, इसकी रणनीति क्या होती थी, वो रणनीति ये निश्चित करती। तो वैसी पार्टी जिसकी रणनीति अच्छा होती है, सुसंगठित होती है, उस पार्टी का वैसे भी जो भविष्य होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। उसका भविष्य के प्रति नज़रिया भी ज़्यादा अच्छा होता है, और उसके सफलता का चांसेज भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, सुसंगठित होती है। तो इसी कारण जो सफलता का चांसेज जो था लड़ाई को लेकर के, ब्रिटिश के से लड़ाई को लेकर के, वहाँ इसका जो है सबसे ज़्यादा नेतृत्व देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसमें कांग्रेस पार्टी में एक करिश्माई नेता के रूप में थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। और ये भी स्वाधीनता की लड़ाई में प्रमुख नेता में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू हो जाए, पटेल हो जाए, ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू मुख्य नेतृत्व करते हैं। इनके अलावा और भी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाए। तो ये सभी जितना भी थे स्वतंत्रता सेनानी, सबका संबंध किससे था? कांग्रेस से था। तो जितना भी जनता जब वोट देने के लिए जब वोट देने के लिए जब निकली, तो उनको जब वहाँ पहुंची तो पता चला कि स्वतंत्रता सेनानी ही हमारे खड़ी हैं। तो वो तो पहले उनसे रूबरू थी, उनको पता ही था जनता को, ये लोग तो हमारे अधिकार की बात ब्रिटिश के समय ही किए हैं। तो अब ब्रिटिश भारत से चला गया, तो हमको अधिकार दिलाने में इनका अदर के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा इमेज था पहले से, है ना। तो इस कारण जो है ये स्वतंत्रता सेनानी जो है वो उनको विजय मिल जाता है चुनाव में, और जब विजय मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व में आ जाएगी, है ना। प्रथम आम चुनाव का परिणाम होता है कि 364 सीट केंद्र में 364 सीट किसको मिलती है? कांग्रेस पार्टी को मिलती है, ठीक है। और राज्य में भी लगभग सभी राज्य में अपना सरकार स्थापित करेगी कांग्रेस, है ना। कारण क्या था? तो मेजोरिटी में जब सरकार आएगी, ज़्यादा सीट आएगी, तो सरकार की स्थापना तो करेगी, है ना। दूसरी सर्वाधिक सीट अगर किसी को मिली थी तो कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्र में 37 सीट। लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी थी जिसको कहा जाता है 1/10 अगर कोई पार्टी लेकर के आती है सीट, तो वही पार्टी जो है विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा सकती है ना। तो विपक्षी पार्टी के रूप में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो भूमिका निभा सकती, उतना सीट कोई ला ही नहीं पाई, ठीक है। चलिए 15% कोई सीट 10 से 15% नहीं ला पाई। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस जो है 1952 के चुनाव में 364 सीट लाती है, 57 में 371 और 62 में 361। देख रहे हैं 2/3 सीट से प्लस लेकर के आ रही है ना ये पार्टी जो है। तो इसका तो प्रभुत्व रहेगा ही। और 1957 से 59 में केरल का सिर्फ केरल एक जगह था जहाँ जो है 1957 में सेकेंड चुनाव में कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आ पाती है। लेकिन फिर भी होता क्या है, 120 सीट में से 60 कम्युनिस्ट के पक्ष में आ जाता है। उसके बाद 5 विधायक भी इसके पास आ जाते हैं, तो 65 सीट हो गया। तो इस पर्सपेक्टिव से कम्युनिस्ट पार्टी जो है केरल में सर्वप्रथम भारत में विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस के विपक्ष में सर पहला पार्टी जो आएगा कम्युनिस्ट पार्टी, और केरल में आएगा, ठीक है। और उसमें एम एस नंबूदरी जो है उनकी सरकार का गठन होती है। राज्यपाल जो है उनको सरकार बनाने का न्योता देते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो पार्टी आई थी कम्युनिस्ट पार्टी जो आई थी वो किस मुद्दे पर आई थी? तो केरल में जो है वो जाति धर्म ये सब को लेकर के क्रांतिकारी घटना काफ़ी जोर पकड़ रही थी। जैसे चाहे वो आरएसएस का हो या फिर और भी किसी भी दल का हो, उसी प्रकार का घटना जोर पकड़ रही थी। वो पार्टी बोली थी अगर मेरी सरकार आएगी तो इसे हम कम करने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसका विरोध शुरू हो जाता है, और अंततः वहाँ अव्यवस्था के कारण केंद्र सरकार जो है धारा 356 लागू करती है और सरकार को भंग कर देती है, ठीक है। तो ये हो जाता है, एक जगह सरकार भी बनी विपक्षी का 57 में 2 साल तक चली, वहाँ भी नहीं सफल हो पाए, ठीक है। फिर अंततः कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे
आज़ादी के बाद 15 वर्ष तक तो ये कंटिन्यू रहेगा, केंद्र में तो कंटिन्यू रहेगा। 15 वर्ष के बाद जब इनकी नेहरू जी की मृत्यु होगा उसके बाद ही पार्टी का जो है विपक्षी पार्टी का निकल करके आता है कुछ नीति वगैरह, ठीक है। भारत के समकालीन अन्य देश में भी जैसे हम देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी नहीं था जो भारत में प्रभुत्व में था, बहुत सारे ऐसे देश और भी थे जहां भी एक पार्टी का प्रभुत्व था। उदाहरण स्वरूप चीन में एक ही पार्टी की सरकार चलती है, क्यूबा एक ही पार्टी की सरकार चलती थी, सीरिया एक ही पार्टी की सरकार चली। तो ये कुछ देश था जहाँ एक ही पार्टी की सरकार चल रही थी। लेकिन बात यहाँ ये था कि ये सब देश जो था वो इसी प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना ही किया था कि जहाँ एक ही पार्टी लोक चुनाव में जीत करके और वही पार्टी शासन चला, ठीक है। इसका रीजन ये था कि ये सब पार्टी सोचती थी कि अगर बहुदलीय व्यवस्था लागू कर देंगे, ढेर सारी पार्टियों को अगर हम दे देते हैं चुनाव में भाग लेने का, तो उस स्थिति में क्या होगा, लोकतंत्र का क्षय हो सकता है। तो इस कारण ये सब देश जो है वो एक दलीय का समर्थन करती है ना। अब देखेंगे कुछ ऐसा भी देश होगा जहाँ द्विदलीय पार्टी का भी समर्थन होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप में हो गया आपका इंग्लैंड हो गया, है ना, फिर यूएसए हो गया। तो ये सब में दो पार्टी की सरकार चलती है। उसके बाद भारत जैसा देश है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब देश जो है वो बहुदलीय प्रभुत्व का देश है, यहाँ बहुत सारे पार्टियां रहती है। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ कांग्रेस भी इसी प्रकार का प्रभुत्व, कांग्रेस का भी प्रभुत्व आ रहा था, है ना, आज़ादी के बाद। लेकिन कांग्रेस के प्रभुत्व और बाकी सब पार्टियों के प्रभुत्व में अंतर था। जहाँ अदर पार्टियां जो थी क्यूबा वगैरह में जो पार्टी शासन में आ रही थी वहाँ उसी प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही गठन किया गया था। लेकिन भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था था, मतलब बहुत दल का चुनाव में शामिल होना था और उस दल में जिनको मेजोरिटी मिलेगी वो सरकार बनाएंगे। और उस बहुत दल में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी निकल करके आ रहा था जो सरकार बनाने में सक्षम हो, है ना। तो यहाँ समस्या था कि कांग्रेस को ही प्रभुत्व मिल रहा था, ठीक है। क्यों मिल रहा था वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्वाधीनता की विरासत थी, यानी कि स्वाधीनता की लड़ाई में ये पार्टी का मुख्य नेतृत्व था। फिर स्वतंत्रता सेनानी थे, इस पार्टी के जितना नेता जो थे, जितना उम्मीदवार थे, वो ज़्यादातर जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी ही थे। फिर संपूर्ण भारत में इसका संगठन था, है ना, क्षेत्रीय स्तर पर था, ग्रामीण स्तर पर था संगठन इसका। और उसके बाद सुसंगठित एक पार्टी, यह एक सुसंगठित पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू की छवि अच्छी थी, है ना, इस पार्टी में और भी बहुत सारे नेता थे। उसके बाद ये पार्टी जो है वो सबके हित को ध्यान में रखते हुए लेकर के चलती थी, है ना, भारत की विविधता को समेटे हुए चलती थी। तो ये कारण था इस पार्टी को प्रभुत्व में आने का, है ना, इतना सारा कारण था। अब इसका विचारधारा किस प्रकार से रहेगा, कांग्रेस की विचारधारा किस प्रकार से रहेगा, और भी कुछ देखेंगे कि आखिरकार ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहता था। इसका विचारधारा देखते हैं। तो विचारधारा कैसा था, तो गठबंधन का, यानी कि कांग्रेस की पार्टी में जो थी बहुत सारी अदर पार्टियां भी आकर के मिल जाती थी और कांग्रेस को उससे कोई दिक्कत नहीं होता था। वो अपने अंदर समाहित कर लेता था उस विविधताओं को, संतुलन बना लेता था दूसरी पार्टी से। जैसे देखे होंगे 1920 में मुस्लिम लीग से वो तालमेल होगा, फिर 1916 में, है ना, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। वहीं पर ही जो है फिर आरएसएस से भी कुछ समय तक वो चलता है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो इतनी सारी पार्टियां कांग्रेस में समाहित हो सकती थी और इतनी सारी का विचारधारा उसमें मिलता था, ठीक है। तो कांग्रेस एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन की पार्टी थी, इस कारण जो है इसका प्रभुत्व ज़्यादा था। वो किस प्रकार से सामाजिक विचारधारात्मक था वो देखते हैं। तो सबसे पहले भी हम बताएं कि बहुत सारे पार्टियां इसमें आकर के समाहित हो जाते थे और सभी को भी इस विचारधारा को लेकर के चलती थी। कांग्रेस किसी भी पार्टी के विचारधारा का विरोध नहीं करती थी और सबकी बातों को सुनती थी, ठीक है। शुरुआत में उच्च वर्ग का नेतृत्व रहता है, लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 में, तो उस समय जो लीड क्लास का नेतृत्व रहता है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ उसमें जो है बदलाव आएगा, जन आंदोलन का रूप लेगा। और जैसे ही जन आंदोलन का रूप लेगा तो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म का नेतृत्व शामिल होने शुरू हो जाएंगे उसमें, है ना। सभी वर्ग के लोग, उच्च निम्न सब वर्ग के लोग शामिल होने शुरू हो जाएंगे। जाति, जितना जाति, सब धर्म के लोग, अदर धर्म के लोग भी शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे किसान, मजदूर, ये सभी महिलाएं, ये सभी शामिल होने शुरू हो जाएंगे और इन सब की विचारधारा को लेकर के चल रही थी कांग्रेस, ठीक है।
विविधता को समाहित किए सर्वांगीण विकास पर फोकस करती थी, सबको लेकर के चलती थी। जाति, विशेष जाति का भी आरक्षण दे, मतलब उसके बारे में भी सोचती थी। धर्म को भी तवज्जो देती थी, किसान के हित का भी बात करती थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद मजदूर को लेकर बात, मजदूर के हित को भी लेकर के चला जाता था। तो इस प्रकार से सभी विचारधाराओं का समूह था, है ना। अब वो गर्मपंथी विचारधारा का भी समाहित किए हुए थे अंदर में। नरमपंथी, आप देखे होंगे कि 1905 में गरम दल नरम दल में फूट होता है, और वही 1916 में आकर के दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी विचारधाराओं को समाहित किए हुए था। क्रांतिकारी और वामपंथी विचारधारा भी उसमें समाहित थी, दक्षिणापंथी विचारधारा भी समाहित थी, शांतिवादी भी विचारधारा उसमें थी, और उग्रवादी विचारधारा भी थी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, गरम दल के जैसे लाला लाजपत राय उसमें शामिल थे ना, वो गरम दल के नेता थे। लाल बाल घोष को तरीका, ठीक है। नरमपंथी नेता में तो गांधी जी सबसे बेस्ट, जेल नेहरू सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इन लोगों का। क्रांतिकारी विचारधारा के भी कुछ लोग रहा करते थे उसमें, जैसे क्रांतिकारी विचारधारा में ऐसे तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, लेकिन वो कांग्रेस से उनका थोड़ा कम रहता है, लेकिन विचारधारा उनका भी मिलता है वहाँ, है ना। उसके बाद नरमपंथी विचारधारा और वामपंथी और दक्षिणापंथी, यानी कि ब्रिटिश ऐसे विचारधारा जो ब्रिटिश को तवज्जो देते थे, और ऐसे विचारधारा जो भारतीय संस्कृति को तवज्जो देते थे, दोनों का सम्मिश्रण था, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव और रेडिकल, मतलब और भी विचारधारा को समाहित किए हुए था। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है इतना विचारधारा समाहित रहने के कारण जो है सबके हित को लेकर के चलती थी। तो सबको हित को जब लेकर के चलेगी तो वो राजनीतिक दल को सब जगह से वोट मिल जाएगा, सभी का समर्थन मिलेगा। तो इसी कारण जो है ये पार्टी जो है वो प्रभुत्व में आती है। अगला जो है गुट का तालमेल और सहनशीलता, इसके अंदर कई गुट समाहित थे, है ना। और गुट समाहित होने के कारण सब में तालमेल और सहनशीलता इसमें होता था। कांग्रेस के अंदर सभी जितने गुट समाहित होते थे सभी के विकास के बारे में सोचते थे, है ना। और कई सारी इसमें पार्टियां भी शामिल थी, और पार्टियां का हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। कई सारी पार्टियां के बारे में हम बात किए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नाम सुने होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें कुछ समय तक, और इसके सदस्य जो थे वो काफ़ी सदस्यता थी, लचीला थी, यानी कि आप समाजवादी पार्टी का भी सदस्य रह सकते हैं, कांग्रेस का भी सदस्य रह सकते हैं, यानी कि सहनशीलता की विचारधारा थी इसमें। यही कारण था कि ज़्यादातर लोगों को जुड़ाव इससे था। ज़्यादा लोगों का जुड़ाव रहेगा तो ऑब्वियसली बात है ये पार्टी जो है प्रभुत्व में आएगी, यानी कि चुनाव जहां लड़ने जाएगी वहां ज़्यादातर लोग इसको लाइक करेंगे, और ज़्यादा लाइक करेंगे तो ज़्यादा वोट मिलेगा, ज़्यादा वोट मिलेगा तो पार्टी चुनाव में जीत करके आएगी, ठीक है। यही कारण था कि ये पार्टी जो है, तो देखिए हर मसले पर संतुलन बनाए रखती थी, हर मसला यानी कि किसी भी समस्या हो सब पर संतुलन बनाए रखती थी। जैसे ये देखे होंगे कि जब सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे, किसान के हितों की बात की, और उसके बाद वो भी कांग्रेस में शामिल हुए। जब देखें ये किसान के हित की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस में चूंकि कुछ जमींदार लोग भी शामिल थे और उनका भी बोलबाला अच्छा खासा था कांग्रेस में, तो इस पर्सपेक्टिव में किसानों के हित की अवहेलना की गई वहाँ, तो वहाँ वो छोड़ देते हैं कांग्रेस। किसके बारे में बात करें? स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है, बिहार के किसान नेता थे। लेकिन कांग्रेस जो है, अब कहेंगे वहाँ अगर हम देखा जाए तो वहाँ हम कहेंगे कि कांग्रेस किसान के विरोध में थी। कांग्रेस जो थी वो भूमि के मालिक और जमींदारों के पक्ष में थी, तो ऐसा नहीं है। वही कांग्रेस थी जो आगे चल करके भूमि सुधार करती है, ठीक है, भूमि सुधार, हदबंदी, हदबंदी, है ना, ये सब अधिनियम लेकर के आती है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी का उन्मूलन। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पार्टी जो है एक का पक्ष ले रही थी, है ना, यानी कि बता रहे थे कि सभी को संतुलन करके चलती थी, यानी कि किसानों की बात भी सुना करती थी और उसका जमींदारों की बातों को भी सुना करती थी। दोनों धर्म को देखेंगे, जहाँ 1916 में हिंदू और मुस्लिम दोनों के अधिकार की बात करेगी तो दोनों को समाहित करके चलेगी। उसके बाद विपक्षी की बातों को भी सुना करती थी। जैसे विपक्षी में कौन आती है? सबसे पहले विपक्ष में कौन पार्टी आएगी? तो सबसे पहले विपक्ष में आया था कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी 37 सीट लेकर के आती है। तो ये 37 सीट अगर आएगा तो हालांकि विपक्ष के लिए सीट की संख्या थोड़ा और चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी बातों को सुना जाता था, है ना, विपक्षी पार्टी को भी बातों को सुना जाता था। अतः कांग्रेस जो थी वो विपक्षी के लोगों भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, यही रीजन है ना।
तो उसके बाद जो था कांग्रेस के अंदर कई विचारधाराओं का आधार था, जैसे हम बताएं अभी इतना सारा विचारधारा था और सभी लोग अलग अलग। अब देखिए क्रांतिकारी गुट अलग अलग गुट का निर्माण था, नरमपंथी का अलग गुट था, गर्मपंथी का अलग गुट था, वामपंथी का अलग था, दक्षिणापंथी का अलग था, लेकिन सब गुट जो है एक दूसरे वो संतुलन की स्थिति बनाए रखते थे और कोई भी पार्टी से अलग होकर के नई पार्टी का निर्माण करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि जब सभी गुट के लोग शामिल रहेंगे तो सभी गुट के लोग को लाइक करने वाले लोग रहेंगे, जनता है ही, है ना। तो किसी न किसी को तो वोट मिलेगा ही, तो सभी तो कांग्रेस में शामिल हैं। तो मान लीजिए सब व्यक्ति कांग्रेस में शामिल है, गर्मपंथी, नरमपंथी, शांति विचारधारा वाला, उग्र विचारधारा वाला, तो अब वोट देने वाला यही सबको है कि यही किन्हीं में से वोट देंगे। तो आफ्टर ऑल विजय किनकी होगी? तो विजय होगी कांग्रेस का। तो प्रभुत्व किसका रहेगा? कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहेगा, है ना। यानी कि सभी विचारधारा को समाहित रखने वाले जब लोग शामिल रहेंगे तो आफ्टर ऑल किसी न किसी विचारधारा को ही जीत मिलेगी, और सभी विचारधारा चूंकि कांग्रेस में है तो आफ्टर ऑल कांग्रेस की ही जीत हुई वो। ठीक है, तो इस प्रकार की कांग्रेस में प्रांतीय इकाइयां भी कई गुटों में बटी हुई थी। बिहार में ही देखा जाए तो कांग्रेस का अंदर कई सारे गुट थे। ठीक है, उसके बाद अन्य पार्टियां जो सब अन्य वर्गों की बात करती थी, अन्य अधिकार की बात करती थी, उसकी भी सुना जाता था, है ना, उसके भी सुने जाते थे। और इस कारण जो है संतुलन की स्थिति बनाए रखने के कारण कांग्रेस जो है काफी लंबे समय तक 15 वर्ष तक प्रभुत्व में थे। ठीक है, इतने सारे पॉजिटिविटी होने के कारण। हालांकि यहाँ कहा जाता है कि गुटबाजी व्यवस्था, यही गुटबाजी व्यवस्था जो है आगे चल करके कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित होगी और इंदिरा गांधी के टाइम में जो है कांग्रेस दो पार्टी में टूटेगा। ठीक है, यही गुटबाजी के कारण, यानी कि गुटबाजी जहाँ सबके सर्वांगीण विकास को फोकस कर रही है, सबके हितों को लेकर के चल रही है, सबके समस्याओं को समाहित किए हुए, और वहीं गुटबाजी जो है जब अलग होने की बात आती है तो यही गुटबाजी जो है समस्या खड़ी करती है। ठीक है, तो वहाँ दो पार्टी के रूप में टूट जाएगा कांग्रेस। ठीक है, एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और एक अगला क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले वर्ष में शासक दल की भूमिका भी निभाएगी ये पार्टी। अब चूंकि प्रभुत्व में आई है कांग्रेस तो ये शासक में भी रहेगी, और विपक्षी पार्टी कोई थी ही नहीं। विपक्षी पार्टी अगर रहती तभी ना उसकी भूमिका निभाती, तो विपक्षी पार्टी की भी भूमिका यही शासक वर्ग की रहेगी, है ना, और उसकी नीतियां भी यही तय करेगी। तो विपक्षी पार्टी में हालांकि कुछ पार्टियां रहती है तो उनकी बातों को सुना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस ही जो है वो शासक की भूमिका भी तय कर रही थी कुछ समय तक, और विपक्षी पार्टी की भी भूमिका तय कर रही थी। ठीक है, तो इसी कारण इस समय को बोला जाता है कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ये 15 वर्ष का जो कार्यकाल रहता है ना, इसको कांग्रेस प्रणाली ही बोला जाता है। तो हम अभी कितना टॉपिक पर बात कर चुके हैं? हम बात कर चुके हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, चैप्टर नंबर 2 है। उसमें से पहले में हम चुनाव का बात किए थे, प्रथम चुनाव, आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव की समस्या, समाधान, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम बात किए कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का कारण देखें, है ना, जिसमें कारण में देख लिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ बहुत सारा कारण था, भारत की विविधता को एक बना करके रखने वाला बहुत सारा कारण था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हम नतीजा देखे कि 3 साल के चुनाव का नतीजा, तो 3 साल जो है सॉरी 3-10 यानी कि 15 साल जो है 3 बार चुनाव में मेजोरिटी में रहती है वो देखें। फिर देखें कि केरल में हम किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में आएगी कुछ समय के लिए, कांग्रेस के विरोध में सबसे पहला विपक्षी पार्टी के रूप में सरकार बनेगा, वो केरल में बनेगा, तो उसके बारे में भी देखें। और वहां भी विरोधाभास के कारण अंततः धारा 356 लागू होता है, यानी कि आपातकाल की घोषणा की जाती है। और उसके बाद जो है वहाँ भी कांग्रेस की सरकार यानी कि केंद्र सरकार चलती है कुछ समय तक। ठीक है, फिर भारत के समकालीन कुछ अन्य देश में भी पार्टी थी जो आज़ादी के बाद एक ही पार्टी नेतृत्व करती है उस देश का, जिसमें से क्यूबा में भी एक ही पार्टी नेतृत्व करती है, चीन में एक पार्टी नेतृत्व करती है, फिर सीरिया में एक पार्टी नेतृत्व करती है ना। और वही हालांकि ये सब कुछ देश में जो था वो एक पार्टी का ही सरकार चलाने के प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन किया गया था। वही दूसरी ओर अफ्रीकन देश देखेंगे जहाँ नेशनल कांग्रेस जो है दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ नेशनल कांग्रेस बिल्कुल एकदम जस्ट लाइक कांग्रेस की तरफ प्रभुत्व में रहती है, तो उसका भी वही रीजन था कि वहाँ नेशनल कांग्रेस जो है वो आज़ादी की मांग की लड़ाई की थी।
उसके बाद कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण देखे थे हम यहाँ, और स्टार्टिंग वाला प्रभुत्व का कारण आज़ादी को लेकर के था, है ना, सर्वांगीण विचारधारा को समाहित रखने वाला, उसी में से गठबंधन देख लिए। उच्च वर्गीय का नेतृत्व रहता है, लेकिन समय के साथ ये जन आंदोलन का रूप लेगा कांग्रेस, और सभी वर्ग का नेतृत्व बढ़ जाएगा। फिर सभी विचारधारा का नेतृत्व रहेगा, भारत में विविधता को समेटे हुए वो सर्वांगीण विकास को फोकस करेगा कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद गुटों का तालमेल और सहनशीलता के कारण जो है कांग्रेस जो है अंततः प्रभुत्व के रूप में रहती है 15 साल तक, ठीक है। और यह 15 साल में कांग्रेस शासक की भी भूमिका तय करेगी और विपक्षी पार्टी की भी। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब ये 15 साल के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व जब टूटेगा तो विपक्षी पार्टी किस प्रकार से निकल करके आएगी। तो अगला क्लास में हम सबसे पहले हम 2 स्टेप में अगला क्लास में देखेंगे। एक में देखेंगे पार्टी, कुछ प्रमुख पार्टी देखेंगे जो कांग्रेस के समकालीन थी, जो चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के साथ। तो एक में राजनीतिक पार्टी देखेंगे, एक स्टेप में, पहला स्टेप में देखेंगे राजनीतिक पार्टी, और दूसरा स्टेप में इस राजनीतिक पार्टी का कुछ कार्य देखेंगे, ठीक है। तो एक क्लास और होगा चैप्टर नंबर 2 का, आज दूसरा क्लास है, ठीक है। और एक क्लास इसका और होगा, यानी कि क्लास 3 चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहेंगे। अगर 12th का BSCB बोर्ड देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, नोट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ बने रहेंगे तो हम निश्चित रूप से ये संपूर्ण सब्जेक्ट यानी कि क्लास 12th का पॉलिटी, जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, हम उसको निश्चित रूप से समाप्त कर पाएंगे। तो क्लास में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद।